प्रधानाचार्य के विषय में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी चीज गलत होगी अगर हम प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है प्रधानाचार्य विद्यालय का नेता होता है। तो नेता तो होता है, प्रधानाचार्य जो होता है वो नेता है, यानी कोई भी प्रशासक है ना वो नेता ही है। ठीक, नेक्स्ट है घड़ी में स्प्रिंग का जो स्थान होता है वही विद्यालय में प्रधानाध्यापक का होता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है ना, क्योंकि स्प्रिंग ही तो चलाती है पूरी की पूरी घड़ी की सुइयों को, वैसे ही प्रधानाध्यापक भी चलाता है पूरे के पूरे उसको विद्यालय को, है ना। नेक्स्ट है प्रधानाध्यापक समाज का शैक्षिक नेता है, ये बात भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण के प्रति वह अनुत्तरदायी होता है। देखो अनुत्तरदायी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कक्षा शिक्षण बेसिकली करवा रहा है टीचर, है ना, प्रिंसिपल करवा भी नहीं रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिंसिपल क्यों जवाब देगा कि कक्षा में अच्छे से शिक्षण नहीं हो रहा है, क्योंकि स्कूल में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं सबका आंसर प्रधानाचार्य को ही देना है, क्योंकि सबका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानाचार्य के ऊपर ही है। वैसे तो मतलब सबके ऊपर है, अध्यापक के ऊपर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा दायित्व जो है वो प्रधानाचार्य के ऊपर ही रहता है, इसीलिए वो उत्तरदायी तो होगा, है ना। और यहाँ पे गलत पूछा है तो गलत ही हो जाएगा हमारा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व की अगर बात करें तो प्रशासनिक दायित्व कौन सा होगा, प्रबंध समिति से अच्छे संबंध कायम रखना, तो ये तो करेक्ट बात है ना, प्रशासनिक दायित्व। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों से अच्छे संबंध स्थापित रखना, तो ये प्रशासनिक दायित्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षकों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, ये भी प्रशासनिक नहीं है। कक्षा शिक्षण के कार्य करना, ये भी प्रशासनिक दायित्व नहीं है, वो प्रशासनिक दायित्व के बारे में बात हो रही है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विद्यालय का प्रधान अध्यापक होता है, यानी विद्यालय का जो प्रधान अध्यापक होता है वो कौन होता है। भाई हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि विद्यालय का नेता भी होता है, समाज का नेता भी होता है, समाज का शैक्षिक नेता होता है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे शैक्षिक और लिख रहा होता तो और बढ़िया बात होती, है ना, पर फिर भी हम सी ऑप्शन पे जाएंगे, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है जो प्रधान अध्यापक होता है उसका कार्य क्या होता है, यानी कि क्या क्या करता है वो, तो प्लानिंग भी करता है, शिक्षण कार्य भी करता है और अनुशासन की स्थापना भी करता है। बेसिकली जितने भी काम विद्यालय में होते हैं सबका उत्तरदायित्व ही प्रधानाचार्य के ऊपर होता है, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है प्रधान अध्यापक के परिनिरीक्षण कार्य में शामिल हैं, यानी कि जो भी सुपरवाइजरी ड्यूटीज होती हैं उनमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, तो शिक्षण कार्य का निरीक्षण, यानी कि जो टीचर हैं वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं ये देखना, तो ये भी प्रधान अध्यापक ही देखता है। कार्यालय कार्य का निरीक्षण, यानी जो भी विद्यालय के ऑफिस होते हैं उनमें अच्छे से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी वही देखेगा, और मूल्यांकन भी यही करेगा, इवेलुएट भी यही करेगा सबको कि कौन सा टीचर बढ़िया काम कर रहा है, कौन सा ऑफिस वाला बंदा बढ़िया काम कर रहा है, कौन सा मैनेजमेंट वाला बंदा बढ़िया काम कर रहा है ना, तो सबका मूल्यांकन भी यही ही करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रधान अध्यापक के गुण होते हैं, कौन कौन से प्रधान अध्यापक के गुण होते हैं। नेतृत्व की क्षमता, तो ये तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ही है कि प्रधान अध्यापक नेता होता है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। व्यवहार कुशल भी होना चाहिए, यानी सबके साथ में अच्छे से भी रहना है उसको, तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे करेक्ट। नेक्स्ट है प्रधान अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए, वैयक्तिक गुण होने चाहिए, यानी कि व्यक्तिगत गुण होने चाहिए, है ना, तो ये भी करेक्ट बात है, ये भी होने चाहिए, यानी बंदा बढ़िया होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यवसायिक गुण होने चाहिए, यानी बिजनेस करना भी आना चाहिए उसको, है ना, जिसने भी विद्यालय खोल करके उसको प्रिंसिपल बनाया है उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, है ना, तो व्यवसायिक गुण भी होने चाहिए प्रधानाचार्य के अंदर, और प्रशासकीय गुण भी होने चाहिए, ताकि जितने भी लोग काम कर रहे हैं विद्यालय में उनसे वो अच्छे से काम करा सके, है ना, तो प्रशासन भी अच्छे से कर सके, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रधान अध्यापक को विद्यालय के आंतरिक कार्यक्रमों के संगठन में निम्न में से किन बातों का ध्यान देना चाहिए। पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का संगठन, बिल्कुल करेक्ट बात है। पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं कौन सी होती है, जो पढ़ाई लिखाई हो रही है, बेसिकली बुक्स वाली चीजें, है ना, और पाठ्यक्रम सहगामी तो आपको पता ही है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, है ना, पढ़ाई के अलावा जितनी भी चीज होती हैं, तो इनका संगठन भी, और विद्यालय की साज सज्जा की उत्तम व्यवस्था भी, सारी की सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए प्रधानाचार्य को। डी ऑप्शन जो है वो हो जाता है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जिस प्रकार जहाज में कप्तान का प्रमुख स्थान होता है उसी प्रकार विद्यालय में प्रधान अध्यापक का मुख्य स्थान होता है ना। इतना ही स्टेटमेंट पढ़ने के लिए बोला था कि रायवर्ण जो है इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, तो बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट। आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, है ना।
नेक्स्ट है जो निर्जीव शिक्षक जो होता है उसका मतलब है निर्जीव कक्षा, और सजीव शिक्षक का अर्थ है सजीव कक्षा, है ना। ये किसने बोला था? तो ये भी बोला था रायबर्न ने ही, 3 स्टेटमेंट दिए थे इन्होंने, है ना। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया की सफलता अध्यापक उसके ज्ञान व उसकी कुशलता और विशेषकर उसके व्यक्तित्व एवं उसके चारित्रिक गुणों पर आधारित होती है। ये कथन किसका था? तो ये तीसरा स्टेटमेंट था रायबर्न का। हम ऑलरेडी सबसे पहले इनके बारे में ही बातें कर रहे थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है। ये किसने बोला था? हुमायूं कबीर ने बोला था। ए ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाता है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक मानव जाति का कर्ता है। ये किसने बोला था? तो ये जॉन एडम्स ने बोला था। डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर एफ.एल. स्लैप ने शिक्षक के गुणों में किन गुणों को स्थान दिया है? यानी शिक्षक जो होता है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? जो डॉक्टर एफ.एल. स्लैप हैं इन्होंने किन किन गुणों के बारे में बात बोला है? तो जीवन शक्ति, विद्वता और शुभ चिंतन, ये सारे के सारे गुणों के बारे में बात करी है। डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है शिक्षक की क्षमताओं के तत्वों पर आधारित शिक्षण के जो प्रतिमान हैं वो कौन कौन से हैं? फ्लोरिडा का प्रतिमान, मिशिगन का सिद्धांत और सायराक्यूज प्रतिमान, ये सारे के सारे हैं। डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी शिक्षक को उस समय तक अध्यापन कार्य ना सौंपा जाए जब तक कि उसके पास तत्व संबंधी प्रमाण पत्र ना हो। ये किसने बोला था? तो ये हमारा लास्ट वाला स्टेटमेंट था। 1813 का जो सरकारी प्रस्ताव था उसमें ये लिखा हुआ था। नेक्स्ट है शिक्षक मनुष्य का निर्माता है। ये किसने बोला था? जॉन एडम्स ने बोला था। बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है शिक्षक तब तक सच्ची शिक्षा कदापि नहीं दे सकता जब तक कि वह स्वयं सीख न रहा हो। एक दीपक दूसरे को तब तक कदापि नहीं जला सकता जब तक कि वो खुद ना जल रहा हो, है ना। ये किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। ये किसने बोला था? वेल्स ने बोला था, यानी H.G. वेल्स ने। तो बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक के मुख्य उत्तरदायित्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? छात्रों को ज्ञानार्जन कराना एवं चरित्र का विकास करना, तो ये बात तो करेक्ट है ना। नेक्स्ट है छात्रों की समस्याओं का समाधान करना, ये भी करेक्ट है। उन्हें कुशल सामाजिक नागरिक बनाना एवं नेतृत्व का प्रशिक्षण करना, ये भी बात करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है कल के विश्व को कौन चलाता है ना। कौन चलाता है? शिक्षक चलाते हैं कल के विश्व को। क्यों चलाते हैं? क्योंकि देखो कल विश्व कौन बनने वाला है? जो अभी इस टाइम पे बच्चे हैं, और बच्चों को कौन अच्छा नागरिक बना रहा है? शिक्षक बना रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं कि कल के विश्व को कौन चलाता है? शिक्षक चलाता है। कल का विश्व कौन है? बच्चे, ठीक है। बच्चों को कौन चला रहा है? शिक्षक चला रहा है। चलिए नेक्स्ट है कि समस्त बातों को ध्यान में रखकर मैं इस परिणाम पर पहुंचता हूं कि अध्यापक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ये किसने बोला था? तो ये ब्राउन ने बोला था, यानी J.F. ब्राउन ने बोला था। सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है शिक्षकों की त्रिमुखी लाभ योजना। त्रिमुखी का मतलब क्या हो गया? 3 तरह की जो लाभ योजना है उससे क्या अभिप्राय है ना। तो इस 3 तरह की लाभ योजना का मतलब क्या होता है? पेंशन भी मिले, जीवन बीमा भी मिले और प्रोविडेंट फंड भी मिले, है ना। तो ये तीनों चीजें मिलती है ना। किसी भी सरकारी टीचर को अब तो खैर नहीं मिलती है पेंशन, है ना। पहले तो मिलती थी, चलिए अभी भी कई जगहों पे अभी भी मिलती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है विद्यालय संकुल की स्थापना का जो सुझाव है ये किसने दिया था? तो ये दिया था शिक्षा आयोग ने, जो 1964 और 66। इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं और इसको कोठारी कमीशन भी बोलते हैं, है ना। तो अगर ऐसे करके भी लिखा हुआ है ऑप्शन तो आप याद रखिएगा, या तो शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या फिर कोठारी आयोग, है ना। कुछ भी दे रखा होता है, कुछ भी दे रखा हो आपको याद रखना है ना। वैसे आप जब 304 पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जान जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है प्रत्येक विद्यालय संकुल में होंगे, क्या होंगे प्रत्येक विद्यालय संकुल में? एक माध्यमिक स्कूल होगा और उसके पास पड़ोस के समस्त अवर्ग उच्च प्राथमिक स्कूल, ठीक है। ये होता है एक विद्यालय संकुल में शामिल, ठीक है, यानी एक क्लस्टर। संकुल बेसिकली क्या होता है? गुच्छा होता है ना।
अब गुच्छे में क्या क्या होगा, तो गुच्छे में एक माध्यमिक स्कूल होगा और उसके आसपास जितने भी प्राथमिक स्कूल हैं वो सारे के सारों को मिला करके हम बोल देते हैं क्लस्टर, है ना, या फिर संकुल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय गतिशील सामुदायिक केंद्र है जो चारों ओर जीवन और शक्ति का संचार करता है। ये किसने बोला है, तो ये जॉन ड्यूवी ने बोला था। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक प्राथमिक समूह है जिसमें जीवन के अनेक कार्य समूह में ही एक दूसरे के सहयोग से किए जाते हैं। ये किसने बोला था, तो ये ब्राउनेल ने बोला था। बी ऑप्शन जो है हमारा वो यहाँ पे हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, समुदाय के प्रमुख साधन जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो समुदाय के यानी कि कोई भी कम्युनिटी है उसके प्रमुख साधन कौन कौन से हो जाएंगे, तो कौन कौन से हो जाएंगे, प्रशासकीय एवं सामाजिक संस्थाएं, बिल्कुल करेक्ट बात है। औद्योगिक केंद्र और ऐतिहासिक स्थान, ये सारे के सारे किसी भी समुदाय के प्रमुख स्थान है। जैसे अगर हम अपने अलीगढ़ की ही बात करें तो सारी की सारी चीजें हैं ना यहाँ पर, है ना, ताले की फैक्ट्री भी है, औद्योगिक केंद्र हो गया, ऐतिहासिक स्थान की अगर बात करें वो भी होएगा ही यहाँ पे कहीं ना कहीं पे, है ना, वैसे मुझे नहीं पता पर होगा ही। प्रशासकीय और सामाजिक संस्थाएं भी होंगी, है ना, जैसे कितने सारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी खुले हुए हैं, कितने सारे पुलिस चौकियां भी हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है, समुदाय को विद्यालय के निकट किन स्थानों से लाया जा सकता है। समुदाय को यानी कि कम्युनिटी को, है ना, विद्यालय के निकट कहाँ कहाँ से लाया जा सकता है, मेलों उत्सवों आदि का मनाना, बिल्कुल करेक्ट बात है। समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करके, ये भी करेक्ट बात है। विद्यालय में सामुदायिक जीवन की विभिन्न क्रियाओं का संगठन करके, ये भी करेक्ट बात है। यानी डी ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाता है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विद्यालय को समुदाय के निकट किन साधनों से लाया जा सकता है। ठीक है, पहला है सामाजिक सर्वेक्षण क्लबों के संगठन द्वारा, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है समाज सेवा सप्ताहों के आयोजन द्वारा, ये भी करेक्ट है। और क्षेत्र पर्यटनों द्वारा, ये भी करेक्ट बात है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, विद्यालय घर का सहयोग प्राप्त करता है शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना करके, यानी विद्यालय और घर, है ना, यानी जो बच्चे का स्कूल है और बच्चे का जो घर है उन दोनों को अगर सहयोग कराना है तो कैसे होगा, शिक्षक और अभिभावक यानी कि जो टीचर हैं और जो बच्चों के माँ बाप हैं उनके संघ की स्थापना करके, है ना, तो सही बात है ये तो। और नेक्स्ट है, अभिभावकों को छात्रों के संबंध में आवश्यक सूचना दे करके, है ना, कि आपका बच्चा जो है पढ़ाई में कैसा है, कौन से सब्जेक्ट में कमजोर है ना, वो सारी की सारी सूचना दे करके, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए हेल्थ अंग्रेजी शब्द की किस भाषा से बना है, ये हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। जो हेल है, या ये हेल ऐसे करके भी आ सकता है ना, वैसे तो यही ही आएगा, लेकिन ऐसे करके भी आए तो भी आप याद रख लेना, वैसे तो यही ही आएगा 99%। ठीक है, तो हेल आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है, मानसिक दृष्टि से स्वास्थ्य का अभिप्राय है। मानसिक दृष्टि से मतलब कि अगर कोई इंसान मेंटली फिट है, मेंटली फिट यानी कि उसका दिमाग एकदम ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, संवेगात्मक दृष्टि स्थिर होना। संवेगात्मक दृष्टि स्थिर होने का मतलब क्या है, संवेग का मतलब क्या होता है, इमोशंस, है ना, कि वो इमोशनली हर्ट नहीं है, उसको किसी भी चीज का ऐसे बुरा नहीं लग रहा है इस टाइम पे, अगर किसी ने कोई बात बोल दिया कुछ है, यानी कि उसके जो इमोशंस हैं वो फुली कंट्रोल में है, इमोशंस उसके हर्ट नहीं हुए हैं, है ना, तो ये बात तो करेक्ट है। इमोशन हर्ट हो जाएंगे सबसे पहले दिमाग पर ये असर पड़ता है, जाके रोने लग पड़ते हो या जो भी है ना। नेक्स्ट है, परिपक्वता पाया जाना, ये भी दिमाग का ही खेल है, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। और नेक्स्ट है, वास्तविकता के धरातल पर निर्णय लेना, है ना, यानी कि जो भी है आप रियलिटी में जाकर के खुद डिसीजन ले पाए, है ना, तो ये भी दिमाग का ही खेल है, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मनुष्य की पूर्ण शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक स्थिति स्वास्थ्य है, केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है। ये किसने बोला है ना, तो फर्स्ट डेफिनेशन थी, ये किसने बोला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है ना, यानी WHO ने बोला है। वहां मैंने WHO लिखा था, WHO का मतलब क्या होता है, W फॉर वर्ल्ड और H फॉर हेल्थ और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, शायद आपको पता भी होगा ये तो, है ना, इसीलिए मैंने ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया वहाँ पे। नेक्स्ट है, हे स्वास्थ्य तुम अमीरों के लिए वरदान हो, गरीबों के लिए धनिक हो, ये किसने बोला है, तो मैंने बोला था आपको हे स्वास्थ्य याद रखना है, बाकी कोई चीज़ याद रखनी नहीं है। किसने बोला था, जॉनसन ने बोला था। डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा चलो मैं देख लेती हूँ आप कौन कौन से आंसर्स दे रहे हो, है ना, तो ये हमारा शायद 5th क्वेश्चन है, जो भी हो हम 5th कर देते हैं इस पर, है ना। चलिए 5th क्वेश्चन का आंसर दीजिए और 6th का दीजिए, बाकी मैं भी करवाती हूँ।
तो नेक्स्ट है, जिस व्यक्ति के पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है और आशावादी व्यक्ति के पास सब कुछ होता है। ये कहावत कहाँ पर है ना? ये कहावत यानी कि भारत में है या अरब में है या चीन में है या फिर अमेरिका में है? तो ये वाली जो कहावत है ये अरब में है, ये मैंने बताई नहीं है इसलिए आपको नहीं पता होगा। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य है। ये किस आयोग का कथन है? ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है, तो ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है? किसने बोला है? ये 6th क्वेश्चन जो है चलिए जल्दी से बता दीजिए, है ना? 6th क्वेश्चन जो है इसका क्या होगा? नई शिक्षा नीति ने नहीं बताया भाई। 6th का सी कौन बता रहा है? एनईपी ने नहीं बताया, थोड़ी देर पहले तो बताया है जस्ट, है ना? 6th क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, करेक्ट आंसर चाहिए मुझे। 6th का है डी ऑप्शन, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, थोड़ी देर पहले ही तो करवाया ये, है ना? चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, स्वास्थ्य शिक्षा देते समय ध्यान रखना चाहिए। जब भी स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं यानी स्टूडेंट्स को स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा रहे हैं तो किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों की सामयिक एवं डॉक्टरी गहन परीक्षा का, या प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में चिकित्सा की पूर्ण सुविधा का, या फिर खेलकूद व योगासन का प्रशिक्षण। ठीक है, तो देखो जब भी छात्रों को स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वो डॉक्टरी वाले स्टूडेंट हों, चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट 11th 12th वाले 10th वाले भी हों, तो किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, है ना? तो देखो अभी के टाइम पे, है ना, यानी अभी के टाइम पे क्या क्या चल रहा है उसका सबका एग्जामिनेशन होना चाहिए, है ना? यानी कि परीक्षा का मतलब ऐसे नहीं कि एग्जाम लिया जा रहा है बच्चों का, वो परीक्षा नहीं है ये। इसका मतलब क्या है कि देखना है कि अगर कोई भी बीमार व्यक्ति है तो उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, उसकी वो परीक्षा की बात हो रही है ना? तो ये भी करेंगे। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में चिकित्सा की पूर्ण सुविधा होनी चाहिए और खेलकूद और योगासन का प्रशिक्षण होना चाहिए। ये वाली सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, हाइजीन शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा से हुई है ना? तो ग्रीक से हुई थी यानी कि यूनानी से हुई थी, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाइजीन शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस शब्द से हुई थी, है ना? हाइजीन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो हाइजिया से हुई थी, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, प्राथमिक सहायता केंद्र पहली बार कहां पर प्रारंभ हुआ था? ठीक है, आप लोग दे रहे हो आंसर्स, वेरी गुड। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है, प्राथमिक सहायता केंद्र जो है वो पहली बार कहाँ प्रारंभ हुआ? देखो पुराने टाइम में क्या होता था, जो इंग्लैंड था आपको पता होगा, जिसने हमारे ऊपर भी इतने सालों तक राज किया है ना, तो इंग्लैंड जो है वो ही सबसे ज्यादा एडवांस कंट्री था पुराने टाइम में, है ना? तो इसीलिए सबसे पहले प्राथमिक सहायता केंद्र कहाँ पे खुला होगा? इंग्लैंड में खुला होगा। नेक्स्ट है, बाधिरता हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? बधिरता का मतलब क्या होता है? अगर डीफनेस है तो, यानी बधिरता का मतलब क्या होता है? बहरा। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति बहरा है तो उसका परीक्षण के लिए हम क्या करेंगे, है ना? यानी कैसे देखेंगे? तो हल्की ध्वनि का परीक्षण करके भी पहचान कर सकते हैं, नाड़ी द्वारा भी परीक्षण कर सकते हैं और ट्विनिंग द्वारा भी परीक्षण कर सकते हैं, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है कि जो उन्नोत्तर यानी कॉन्वेक्स लेंस वाले जो चश्मे होते हैं उनका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इनका जो उपयोग किया जाता है वो दूरदृष्टि रोग के लिए किया जाता है, यानी जिनको दूर का कम दिखाई देता है उनको कॉन्वेक्स लेंस पहनाते हैं, और जो निकट दृष्टि वाले होते हैं उनको कॉनकेव पहनाते हैं, है ना? कॉनकेव। अब हिंदी क्या होता है इसका? हिंदी तो मुझे नहीं याद आ रहा है ना? अवतल बोलते हैं, है ना? अवतल बोलते हैं शायद इसको। उत्तल और अवतल दो होते हैं ना, इसको अवतल बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तल या फिर उन्नतोत्तर, जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, चिकित्सकों के अनुसार 14 से 18 वर्ष की जो आयु होती है इसमें छात्रों को नींद लेनी चाहिए। 14 से 18 वर्ष की आयु में किसी भी छात्र को कितनी नींद लेनी चाहिए? तो 9 घंटे सोना चाहिए, है ना? नेक्स्ट है, वैसे जो सोना चाहिए ना किसी भी इंसान को 7 घंटे तो उसको प्रॉपर सोना चाहिए, तब उसका ब्रेन रिलैक्स हो पाता है 7 घंटे प्रॉपर नींद के बाद, है ना? तो ये जो 7 घंटे वाली नींद की मैं बात कर रही हूँ, ये 20-21 साल के बाद में नींद
हो ही जाती है, इतनी ही 7-8 घंटे की हो जाती है। वैसे आज के अकॉर्डिंग देखो तो आजकल के बच्चे तो ऐसे ही हैं, वो खूब 10-10 बजे तक सोते हैं दिन में, है ना। लेकिन अगर थोड़ी सी वैसी बात करो जो अपनी लाइफ को लेकर थोड़े से सीरियस हैं, तो वो 7 घंटे की प्रॉपर नींद ले लेते हैं और उसके बाद जग भी जाते हैं, ऐसा नहीं है पड़े ही रहते हैं, है ना। तो 9 घंटे की जो नींद होती है ये होती है 14 से 18 वर्ष की आयु में, ठीक। नेक्स्ट है किशोर अवस्था में नींद की औसत मात्रा जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो देखो जैसे मैं बोल रही थी किशोर अवस्था में कितनी होनी चाहिए नींद की औसत मात्रा। चलिए नेक्स्ट इसको कर लेते हैं आगे, कितनी होनी चाहिए, तो 6 घंटे या फिर 7 घंटे, है ना। ये होती है औसत मात्रा, ठीक है, यानी जितने सोते हैं, सोने की जो है बेसिकली इतना सोना ही सोना चाहिए। नेक्स्ट है इतने से कम में काम नहीं चलेगा। वैसे तो 7 घंटे होती है, 7 यहाँ पे ऑप्शन होता तो और ज़्यादा करेक्ट बात थी। नेक्स्ट है कच्ची टूट अस्थि भंग जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है ना। कच्ची टूट अस्थि भंग का मतलब क्या है, जैसे कि कच्ची होती हैं अस्थियां, अस्थि का मतलब क्या होता है, हड्डी, है ना। तो बच्चे जो होते हैं उनके अंदर जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कच्ची होती है ना। और अगर बच्चों की हड्डियां टूट जाए ना, बच्चे जब छोटे होते हैं उनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, अगर उस टाइम पे टूट गई हड्डी तो समझ लो हड्डी भंग हो गई वो, है ना। बचपन में हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, ये मतलब है कच्ची टूट अस्थि भंग। और ये किससे रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है ना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनकी हड्डियां होती हैं कमजोर, ठीक। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। देखो अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं, क्योंकि मुझे सारी चीजें पता होती हैं तो मैं सोचती हूँ आपको अच्छे से ही पढ़ाऊं, है ना, वरना मैं ऐसे भी पढ़ा सकती थी। देखो कार्बोहाइड्रेट है ना, उसका बेसिकली मतलब क्या है, कार्बो है सबसे पहले, है ना। कार्बो का मतलब होता है कार्बन यानी सी, कार्बो का मतलब कार्बन यानी कि सी। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, वाटर, है ना। जैसे ऐसे भी बोलते हैं ना आजकल की हमारा जो स्किन है वो हाइड्रेट रहना चाहिए। हाइड्रेट का मतलब क्या है, पानी पूरा रहना चाहिए, है ना। हाइड्रेट रहना चाहिए मतलब पानी पूरा रहना। हमारे बाल हाइड्रेटेड होने चाहिए, मतलब कि पानी में जो मॉइस्चर है वो बना रहना चाहिए, ड्राई नहीं होने चाहिए बाल, है ना। हमारी स्किन भी ड्राई नहीं होनी चाहिए, हाइड्रेटेड रहनी चाहिए। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, पानी होता है, यानी जल होता है। और जल का मतलब क्या होता है, तो जल का मतलब होता है ये, जल का फॉर्मूला होता है H2O, है ना। ये तो आपको पता होगा, बचपन से 6-7 क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है ये, है ना। हाइड्रेट मतलब पानी और कार्बो मतलब कार्बन, ये होता है नॉर्मल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का। अगर हम पहली शुगर जिनको हम जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको भी विभिन्न प्रकार में, 3 प्रकार में बेसिकली बांटते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। जिनमें से जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो कार्बन के 6 अणु होते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पे सबकी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो कार्बन के हो जाएंगे 6 और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12 और जो ऑक्सीजन है या इसके कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, है ना। तो जो मोनोसेकेराइड होते हैं उनका फॉर्मूला ये बन जाता है ना, जो आपने पढ़ा होगा नॉर्मली, पर ये मोनोसेकेराइड का होता है ना। अगर आपने थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे पढ़ा है तो मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये होता है मोनोसेकेराइड। आपको इतना डिटेल में जाना नहीं अभी, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको क्या बेसिकली याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट में देखो क्या क्या पाया जाता है। कार्बन पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, ये रहा कार्बन। ऑक्सीजन पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, ये रही ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पाया जाता है, बिल्कुल पाया जा रहा है, ये रही हाइड्रोजन, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ये सभी जो है ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो बता दीजिए, है ना, मैं और दोबारा बता देती हूँ। वैसे इतना ज्यादा वो नहीं है, ये बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इतना ज्यादा वो भी मत करना, है ना। अरे क्या हो गया भाई, लड़ाइयाँ लुड़ाइयाँ मत किया करो। राधे राधे विजेता, राधे राधे, ठीक है जी। हाँ जी, उत्तल अवतल, वेरी गुड सोनम, है ना। उत्तल अवतल की ही बात कर रही थी मैं। चलिए चलो, क्लियर है ना सबको, बस यही चाहिए मुझे, है ना, क्लियर रहनी चाहिए सारी चीज़ें। नेक्स्ट है अंधापन किसकी कमी से होता है, या रतौंधी करके भी आ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है ना, ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है रतौंधी। जो रतौंधी या अंधापन होता है किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की वजह से होता है। इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जो बेरी बेरी रोग होता है वो किसकी वजह से होता है। तो जैसे मैंने याद किया था, बेरी बेरी भी बी से स्टार्ट हो रहा है, किसकी वजह से होगा, विटामिन बी की वजह से होगा। तो ये हो गया हमारा ए ऑप्शन हो गया यहाँ पे
करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मान्यता के अनुसार बच्चे जो हैं बच्चों के अधिक नजदीक होते हैं, है ना। बच्चों के सबसे ज्यादा नजदीक कौन होता है, उनकी माँ होती है। जितनी माँ नजदीक होती है उतना कोई नजदीक नहीं होता। बच्चे की छोटी से छोटी चीज के बारे में माँ को पता होता है ना। अब जो भी लड़के हैं वो ये मत बोलना कि बाप जो है वो भी नजदीक होता है। देखो जो बाप होता है वो भी नजदीक ही होता है, वो भी बहुत प्यार करता है, लेकिन क्योंकि बाप 24 घंटे बच्चे के साथ नहीं रहता है इसीलिए उसको सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। वो फिर भी हम बोलेंगे माँ से ज़्यादा नज़दीक नहीं होता है ना, क्योंकि उसको कमाने बाहर भी तो जाना होता है। माँ बच्चे के साथ 24 घंटे रहती है, इसीलिए माँ सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है बच्चे के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विद्यालय एवं समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं, है ना। क्यों होते हैं पूरक, विद्यालय समाज में ही होते हैं नहीं, है ना, इसलिए तो पूरक नहीं होते। नेक्स्ट है विद्यालय आदर्शों की रक्षा करते हैं, तो ये भी नहीं है करेक्ट। नेक्स्ट है विद्यालय एवं समाज में अटूट संबंध है, ये बात हो जाएगी हमारी करेक्ट। ठीक है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है सिल्बर्न ने प्रणाली विश्लेषण को प्रदर्शित करने में किन बातों को महत्व दिया था, तो ये चीज है ना आप ऑलरेडी प्रणाली विश्लेषण के अंदर पढ़ चुके हैं, यूनिट 3 के अंदर पढ़ चुके हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, विश्लेषण, संश्लेषण और प्रतिरूप और पूर्वाभ्यास सारी की सारी चीजों को किया था, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है जो प्रणाली विश्लेषण होता है उसके अंतर्गत किस प्रारूप को समाहित किया गया है, कौन से प्रारूप को समाहित किया गया है ना, प्रशिक्षण मनोविज्ञान या संप्रेषण नियंत्रण, तो दोनों को रखा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप में महत्व दिया गया है। जो प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप या फिर जो साइकोलॉजी फॉर्मेट ट्रेनिंग साइकोलॉजी फॉर्मेट होता है उसमें किस चीज को महत्व दिया गया है, तो इसमें किसको महत्व दिया गया है, कार्य विश्लेषण को भी और अंतर्निहित प्रशिक्षण अवयवों को भी, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रॉबर्ट गैगने जो है ना, रॉबर्ट गैगने ने जो प्रशिक्षण मनोविज्ञान का सिद्धांत बताया है, यानी कौन सा बताया है, व्यक्ति जिस कार्य को संपादित करता है उसके कार्य विश्लेषण से उसके तत्वों का विभाजन संभव है, ये बात तो करेक्ट है ना। नेक्स्ट है कि जो तात्विक कार्यों का संपादन अधिगम स्थानांतरण में सहायता प्रदान करता है, ये भी करेक्ट बात है। और नेक्स्ट है तात्विक कार्यों की व्यवस्था अधिगम के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करती है, ये भी करेक्ट बात है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप में शिक्षण का केंद्र बिंदु जो है वो किसको माना गया है, शिक्षण का केंद्र बिंदु। ठीक है, तो शिक्षण का केंद्र बिंदु किसको माना गया है, शिक्षण का, देखो शिक्षण का केंद्र बिंदु यानी फोकस ऑफ टीचिंग, है ना। टीचिंग का फोकस किस चीज पे रखा गया है, प्रशिक्षण मनोविज्ञान में, यानी ट्रेनिंग में, है ना। तो ट्रेनिंग की का मतलब क्या है, बेसिकली कि कर करके चीजों को सिखाते हैं बच्चों को, है ना, कर करके सिखा रहे हैं। तो वहां पे किस चीज पे फोकस करा जाएगा, वहां पे टीचिंग विचिंग छात्र या शिक्षक इन दोनों बातों पे नहीं फोकस किया जाता। वहां पे जिसको भी पढ़ा रहे हैं जिसको भी सिखा रहे हैं उसको चीज अच्छे से आनी चाहिए, यानी कि वो सीखना चाहिए अच्छे से, उसका अधिगम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। जब भी ट्रेनिंग कराने हैं ना तो वहां पर किस बात पे फोकस करते हैं, ट्रेनिंग में सीखने पर फोकस किया जाता है, यानी अधिगम पे फोकस किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रणाली विश्लेषण है उसको क्या कहा जाता है, तो प्रणाली विश्लेषण को शिक्षा तकनीकी तृतीय कहा जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि 3 तरह के होते हैं शिक्षा तकनीकी, कठोर उपागम और कोमल उपागम, और थर्ड होता है प्रणाली विश्लेषण, है ना। तो जो शिक्षा तकनीकी तृतीय है वो होता है प्रणाली विश्लेषण, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है काइबरनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा से हुई है ना। ये वाला क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी जो हमारा सेकंड यूनिट था वहां पे कर चुके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसीलिए बार बार दिखाना पड़ता है ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है शिक्षण तकनीकी के 3 प्रकारों में सम्मिश्रण से बनी है, ये वही फिर से शिक्षण तकनीकी आ गया। तो जैसा मैंने बोला था आपको, एक होता है कठोर उपागम, इसको क्या बोलते हैं, इसको शिक्षा तकनीकी फर्स्ट बोलते हैं, है ना, शिक्षा तकनीकी फर्स्ट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट, है ना। एक होता है कोमल उपागम, ये कौन सा हो गया, शिक्षा तकनीकी सेकंड, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड। और एक होता है प्रणाली विश्लेषण, इसको क्या बोलते हैं, शिक्षा तकनीकी थर्ड या फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड। ठीक है, यानी कि ये सभी के सभी 3 प्रकार होते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा
करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, शिक्षा तकनीकी में दो शब्द जो हैं वो कौन कौन से बने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं सेकेंड यूनिट में। कौन कौन से दो शब्द हैं, तो ये वाले दोनों शब्द हैं, शिक्षण भी तकनीकी भी, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाता है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, जो व्यक्तित्व व्यक्ति के लिए है वह संगठन वातावरण संगठन के लिए है। ये कथन जो है, ये कथन किसका है, तो ये हाल्पेन महोदय ने बोला था, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, घर वह स्थान है जहां पर, है ना, घर वो स्थान है, घर वो जगह है जहां पर क्या होता है, बालक का लालन पालन किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। बालक को स्नेह और प्यार मिलता है, ये भी करेक्ट है। बालक को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होती है, तो ये बात भी करेक्ट है ना, स्कूल में ही सिखा देती है ना मम्मियाँ कि बेटा देखिए ए है, ये बी है, या ये लाल कलर है, ये पीला कलर है ना, तो वो घर में ही सिखा देते हैं, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पुनरीक्षण समिति की स्थापना जो है वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, तो ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई थी, बी क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। क्रिकेटल पाथ मेडल यानी कि जो CPM है उसका उपयोग शैक्षिक प्रशासन में किस चीज के प्रबंध के लिए किया जाता है, पूर्वानुमेय गतिविधियों के प्रबंधन के लिए किया जाता है, यानी कि जो प्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज होती हैं उनके प्रबंधन के लिए किया जाता है ना, जिनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पहले से सोच सकते हैं हाँ ये होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, एजुकेशनल मैनेजमेंट जो होता है यहाँ पर CPM का फुल फॉर्म जो होता है वो इस प्रकार, यानी जो CPM होता है बेसिकली उसका मतलब क्या होता है, तो CPM का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड, यानी कि गंभीर पथ विधि, है ना। तो जितने भी ये होते हैं फुल फॉर्म होते हैं ना, वो आप इंग्लिश में याद करो। C से क्या हो गया क्रिटिकल, P से क्या हो गया पाथ, M से क्या हो गया मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानाचार्य की मुख्य जिम्मेदारियां जो हैं वो कौन सी है, निर्देशात्मक योजना में नेतृत्व प्रदान करना। तो जैसे मैंने बोला था, मैं हर बार बोलती हूँ, जितने भी प्रशासक होंगे, है ना, प्रधानाचार्य प्रशासक ही तो है, जितने भी लोग प्रशासक होंगे सबके अंदर नेतृत्व गुण तो होना ही होना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, नेता की तरह भी काम करते हैं क्योंकि ये। नेक्स्ट है, मार्गदर्शन कार्यक्रमों का आयोजन और प्रशासन करना, अनुशासन को समस्या को संभालना, यानी जो भी अनुशासन की समस्याएं हैं उनको संभालना, या विद्यालय अभिलेख को बनाए रखना, है ना। अगर देखो यहाँ पर इस ऑप्शन की जगह पे सभी होता तो हम सभी पे लगा सकते थे, क्योंकि ये दोनों काम भी हैं प्रधानाचार्य के, है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट ढूंढना है, क्योंकि चारों ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन, तो हमें क्या ढूंढना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ढूंढना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, नेतृत्व होना चाहिए सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एक कार्यक्रम के सभी तत्वों को बीच सद्भाव लाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, कोई भी काम है उसके जितने भी तत्व हैं सबको एक पास लेकर के आना है ना। यानी एक काम को सोचो 20 लोग कर रहे हैं और हमें 20 लोगों से एक काम को करवाना है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि जितने भी 20 लोग हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा है ना, एक दूसरे को कोई कुछ बता नहीं रहा है, अगर किसी को कुछ नहीं आ रहा दूसरा उसकी हेल्प नहीं कर रहा है ना, और अगर एक ने काम कर लिया तो वो दूसरे को बता नहीं रहा है कि ऐसे होगा, चल मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, है ना। तो कोऑर्डिनेशन जो है यानी समन्वय जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब एक से ज्यादा लोग काम करें। अगर 2 लोग भी कर रहे हैं तो उन दोनों में भी समन्वय होना, उन दोनों में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक से ज्यादा जितने भी लोग हैं, 2 हो, 4 हो, 100 हो, 50 हो, कितने भी हो, एक से ज्यादा अगर लोग हैं तो उनमें समन्वय होना चाहिए किसी भी काम कार्य को करने के लिए। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रशासन का स्तर किसके माध्यम से आंका जा सकता है ना। अगर आप विद्यालय प्रशासन देखना चाहते हो कि कैसा है स्कूल का प्रशासन या जो विद्यालय है वो बेसिकली कैसा है, तो आप किसकी हेल्प से देख सकते हो, बुनियादी ढांचा, ये तो गलत हो जाएगा, है ना, कि किसी स्कूल की बिल्डिंग बहुत अच्छी है तो हम ऐसा समझ लें बहुत अच्छा है स्कूल, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। प्रधान अध्यापक से भी नहीं मापा जा सकता है, हो सकता है प्रधान अध्यापक बहुत सही हो, वहाँ के टीचर बढ़िया नहीं हो, है ना, तो ये भी नहीं। छात्र और शिक्षक संबंध, ये भी नहीं, है ना। किससे मापा जाएगा, अधिगम का परिणाम, यानी कि जो बच्चे सीख रहे हैं वो कितना सीख रहे हैं यहाँ पर, उससे नापा जाएगा किसी भी विद्यालय को कि वो विद्यालय बेसिकली
है कैसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट जो होता है वो किसका अनुमान है ना। बजट का मतलब क्या होता है कि कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे जाने हैं, खर्च होने हैं, है ना। जैसे बेसिकली अगर हम अपना भी देखें तो हम कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च हो रहा है। अपने घर की बात करें तो हमारे घर में पापा की कितनी सैलरी है और हमारे घर का कितना खर्चा है, उसी को तो बजट बोलते हैं, यानी आय और व्यय को। ठीक है, नेक्स्ट है गैर विकास बजट में क्या शामिल है। गैर विकास बजट की अगर बात करें, ठीक है, जिसमें विकास नहीं हो रहा है ना। तो जैसे अगर स्कूल है तो स्कूल में जिन खर्चों से विकास नहीं हो रहा, जैसे मान लो कोई लैब है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं नए, तो उससे तो विकास होगा, वो तो विकासात्मक खर्चा हो गया, है ना। अगर लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बुक आ रही है, वो भी विकासात्मक खर्चा हो गया, क्योंकि जो बुक आ रही है उनको बच्चे पढ़ेंगे, उनका विकास होगा, है ना। गैर विकासात्मक का मतलब क्या हो गया, जिनसे बच्चों का विकास नहीं हो रहा, है ना। तो ये क्या हो गया, भवनों का रख रखाव। जैसे भवन है, जो बिल्डिंग है स्कूल की, वहां पर नए रूम्स बन रहे हैं, है ना। ये सोचो वहां पर गमले आ रहे हैं नए, या नए पंखे आ रहे हैं, नए कूलर आ रहे हैं, तो इनसे कोई विकास थोड़े ना हो रहा है। ठीक है, वैसे जरूरी है चीजें, ऐसा नहीं है कि ये जरूरी नहीं है, पर हमें इनको विकासात्मक खर्चा नहीं मान सकते, है ना, गैर विकासात्मक खर्चा है। तो ये चीज भी करेक्ट है। नेक्स्ट है वेतन जो भी टीचरों को दिया जा रहा है, क्या उस वेतन से जो वैसे टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो बच्चों का विकास कर रहे हैं, है ना। पर जो सैलरी उनको मिल रही है वो सैलरी बच्चों के ऊपर नहीं खर्च हो रही है, एक तरीके से देखा जाए तो जो वेतन है वो भी गैर विकास बजट है, और जो खर्चे हैं जितने भी वो भी गैर विकास बजट है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का कार्य क्या होता है। नियोजन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग होता है ना। और जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो किस लिए करते हैं प्लानिंग, की जो आगे चीज होने वाली है उसकी ही तो प्लानिंग करते हैं, नहीं जो फ्यूचर में भविष्य में जो चीज होने वाली है उसकी प्लानिंग पहले से करते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, प्लानिंग में भविष्य की तैयारी करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शैक्षिक प्रबंधन में समन्वय का कार्य क्या होता है। समन्वय फिर से वही आ गया कि जो कोऑर्डिनेशन होता है लोगों के बीच में, है ना, उसका क्या काम होता है, अभिलेख रखना नहीं, है ना, रिकॉर्ड रखना, ये तो नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हितधारकों के बीच संबंध स्थापित, है ना। तो ये बात करेक्ट है कि संबंध स्थापित करना, यानी एक दूसरे के साथ सब अच्छे से रहें, ये बात करेक्ट हो गई। कर्मचारियों की नियुक्ति भी नहीं होता है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है शिक्षा पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है, यानी जो एजुकेशनल सुपरविजन होता है, जो भी सुपरवाइज कर रहा है, एजुकेशन को देख रहा है ऊपर से कि कैसी चल रही है, इसका मतलब क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विकास में सहायता करता है। ये तो बिल्कुल करता है ना, जैसे जो प्रिंसिपल है वो भी पर्यवेक्षण कर रहा है, वो भी आकर के देख रहा है क्लासों में कि जो टीचर हैं वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसके अधिगम विकास में, शिक्षण अधिगम विकास में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विकास होगा ही होगा, है ना। जब बार बार एक दो दिन बाद चक्कर लगाएगा प्रिंसिपल तो टीचर को भी लगेगा प्रिंसिपल देखने के लिए आता है तो मुझे अच्छे से पढ़ाना है ना, तो विकास होगा। नेक्स्ट है वह अनुशासन जिसके द्वारा हम दूसरों के मामलों को नियंत्रित करते हैं, है ना। तो ये बात भी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो जाकर के टीचर के मामले को नियंत्रित कर रहा है ना, क्योंकि वो जाकर के जब देख रहा है कि टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, तो बेसिकली टीचर का जो खुद का मामला है उसको नियंत्रित कर रहा है, टीचर को कंट्रोल कर रहा है कि अच्छे से पढ़ाओ। ठीक है, तो यानी सी ऑप्शन जो है यहाँ पर वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कार्य का विभाजन निम्नलिखित में से किस कार्य के अंतर्गत आता है। कार्य का विभाजन, ठीक है, यानी जब काम बट रहा होता है ना। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था प्रशासन के जो 5 कार्य थे, है ना, जो हमने पढ़ा था PODCC या POCCC जो पढ़ा था, उन्हीं में से ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ये। तो जो कार्य का विभाजन होता है वो किस कार्य के अंदर आता है, संगठन के अंदर आता है ना, कि प्लानिंग कर ली उसके बाद में फिर संगठन के अंदर आएगा ये। नेक्स्ट है दूसरों द्वारा काम को कराने की कला का अर्थ है ना। जैसे दूसरे लोगों से जब भी काम कराते हैं तो कौन करवाता है, नेता करवाता है ना। जैसे प्रशासक है या फिर स्कूल का प्रधानाचार्य है, उसका काम क्या है, दूसरों से काम करवाना अच्छे से, है ना। तभी तो बोलते हैं प्रधानाचार्य के अंदर नेतृत्व गुण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो दूसरों के द्वारा काम कराने की कला को क्या बोलते हैं, नेतृत्व बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजन एक दृष्टिकोण है जो आधारित है। नियोजन यानी जब भी कोई भी प्लानिंग करेगा, है ना, तो प्लानिंग करने के लिए सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो व्यक्ति है ना उसको लगाया जाएगा, क्योंकि फ्यूचर की प्लानिंग करनी है कि आगे भविष्य में हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है ना। तो ये किस पर आधारित होगा, तर्क संगता पर, है ना, यानी रेशनैलिटी पर, या हम बोल सकते हैं लॉजिक पर आधारित होगा। तर्क को हम लॉजिक भी बोलते हैं,
है ना, तो लॉजिक पर आधारित होगा, है ना। अब भावनाओं पर या आनुवंशिकता पर थोड़ी आधारित होगा, इमोशनली थोड़े, इमोशंस पे थोड़ी आधारित होगा, या किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता पे थोड़ी आधारित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विशिष्ट योजनाएं जो हैं वो किससे संबंधित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा उपयोग की आवृत्ति के अनुसार योजनाओं के प्रकार से नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है योजना के प्रकार के समय सीमा से, ये भी गलत है। योजना के प्रकार से विशिष्टता के अनुसार, ये चीज हो जाएगी हमारी करेक्ट। नेक्स्ट है प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के 4 आयाम जो हैं वो 4 आयाम कौन कौन से हैं, तो 4 आयाम होते हैं ज्ञान, व्यावसायिकता, संबंध और प्रतिबिंब, है ना। ये सारे के सारी क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी शैक्षिक नेतृत्व के अंदर, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि नेतृत्व के अध्ययन का दृष्टिकोण जो होता है, जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देता है, वो कौन सा वाला सिद्धांत है, तो वो विशेषता सिद्धांत है, क्योंकि नेता के व्यक्तित्व पे जोर देगा, उसकी पर्सनैलिटी पर जोर देगा, यानी उसकी विशेषता पे जोर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है समिति संगठन में निर्णय जो है वो कैसे लिया जाता है, यानी समिति है, एक बैठी हुई है, कमेटी बैठी हुई है, पूरी की पूरी समिति बैठी हुई है, वहां पर अगर कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो कैसे लिया जाएगा। देखो कोई भी एक संस्था है, वहां पर सोचो 50 लोग हैं, सबका ओहदा सेम है ना, सब एक ही कैटेगरी के हैं, सब एक ही मतलब एक ही उसमें है, एम्प्लॉय जो भी हैं वो जिस भी काम में हैं वो एक ही ओहदे पे बैठे हुए हैं, है ना। तो जब भी अगर उनसे निर्णय लिया जाएगा तो वो कैसे करेंगे, वोटिंग ही करेंगे ना। जैसे अगर 100 लोग हैं तो जिन भी लोगों की ज़्यादा वोटिंग होगी, सोचो 20 एक तरफ हैं और 40 एक तरफ हैं, ठीक है, 30 एक तरफ है, 10 एक तरफ है, तो 40 सबसे ज्यादा जिसके लिए वोटिंग करेंगे वो ही बात मानी जाएगी, है ना। यानी निर्णय बहुमत के नियम द्वारा लिए जाते हैं, जिन भी लोगों का बहुमत जिस निर्णय के लिए होगा वो निर्णय मान लिया जाएगा कि यही निर्णय होगा लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल प्रशासन के मुताबिक, अगर हम स्कूल प्रशासन की बात करें तो बच्चों को टीवी देखने की पूरी आज़ादी है, बिल्कुल भी नहीं, है ना, ये बात तो गलत हो गई। नेक्स्ट है सभी टेलीविजन कार्यक्रमों का छोटे बच्चों पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है ना, ये बात हो गई करेक्ट, है ना, कि छोटे बच्चे जो होते हैं उन पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है बच्चों को टीवी कार्यक्रम चुनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, देखो ये चीज़ भी गलत है ना, कभी कभी तो बच्चों को अनुमति दे देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे है पूरी आज़ादी नहीं देनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट है टेलीविजन के स्तर को प्रभावित करने की जिम्मेदारी समुदाय के नेताओं की होती है ना, ये बात भी गलत है, टीवी इतना दिखाना ही क्यों है जो ये सब करना पड़े, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है लेन देन करने वाले नेता और उनके कर्मचारियों के बीच क्या संबंध होता है ना, उनके बीच कौन सा संबंध होता है, तो क्षणभंगुर और भावनात्मक नहीं, ठीक है। लेन देन जो कर रहे हैं उनके बीच क्या इमोशनली अटैच होंगे, वो एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है कुल गुणवत्ता प्रबंधन यानी TQM जो है के सिद्धांत में PDCA का मतलब क्या होता है ना। PDCA का मतलब आप सबको पता होगा, PDCA क्या मतलब था इसका, P का मतलब था प्लान, D का मतलब था डू, C का मतलब था कैरी नहीं था, चेक था, है ना, और A का मतलब था एक्ट, यानी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, C ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। यानी पहले योजना बनाएंगे, फिर उस योजना को करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, जांचेंगे, और जब जांच में वो बढ़िया निकल आएगी तब हम उसको इनेक्ट करेंगे, है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे इकाई लागत के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है इकाई लागत के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्वेश्चन सच हो जाएगा, इकाई लागत की बात हो रही है। कुल आय घाटा व्यय ये भी नहीं, उपकर और कुल दान से अर्जित राशि ये भी नहीं होगा, संस्थान द्वारा कुल व्यय को, है ना, यानी कुल जो खर्चे हो रहे हैं उसको छात्रों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना। इकाई लागत की बात हो रही है, यानी एक स्टूडेंट पर, इकाई का मतलब क्या हो गया, एक स्टूडेंट पर कितनी लागत लग रही है ना। तो जो कुल खर्चा हो रहा है उसको छात्रों की कुल संख्या से भाग दे दो, पता चल जाएगा एक स्टूडेंट पे कितना खर्चा किया जा रहा है ना।